हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 1000 साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, जो कि हर एक एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे मुराद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नींबू के रस, दूध के घोल, बेकिंग सोडा या सिरका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिरका या बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नींबू के रस में। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है दूध के घोल में। तो दूध में कौन सा पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। ठीक है। सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है। अब बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में। तो मधुमक्खी का अध्ययन विज्ञान के कौन सी शाखा के अंदर किया जाता है? तो वो किया जाता है एपीकल्चर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी का अध्ययन में जो शाखा होती है वह एपीकल्चर है। ठीक है। और जो खाने का जो सोडा है, इसके अलावा इसका उपयोग बेकरी उद्योग, के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रस्वेदी यौगिक है, यानी कौन सा यौगिक प्रस्वेदिक यौगिक है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कली चूना। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? तो जो इसका आंसर जो होगा वो होगा कली चूना। कली चूना एक प्रस्वेदी यौगिक है। अब प्रस्वेदी क्या होता है ये देख लेते हैं। तो प्रस्वेदी पदार्थ क्या होता है? तो प्रस्वेदी पदार्थ जो होता है कि वायु के अंदर से आर्द्रता व CO2 को सोख लेता है, वह प्रस्वेदी पदार्थ कहलाता है। और इसी को हम प्रस्वेदिक यौगिक कहते हैं, जो इसके अंदर उपयोग में आने वाले जो परमाणु है, अणु है, ये सब। ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कली चूना। अब इससे रिलेटेड बात करते हैं। तो बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना बिना बुझा हुआ चूना CaO और बुझा हुआ चूना
CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इसमें जल मिला दिया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये बुझा हुआ चूना कहलाता है। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यह अम्लों का राजा के नाम से जाना जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग बैटरियाँ, बैटरी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन, पेट्रोलियम के शोधन के पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 सेकंड में 1000 जूल का काम करता है, उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? तो देखिए दोस्तों, एक यूनिट, आपको पता है कि हमारे घरों के अंदर जो बिजली का जो माध्यम है तो मापने का ये यूनिट के अंदर होता है कि भाई आपके घर में कितनी ऊर्जा खपत हुई है या कितनी यूनिट हुई है, तो उसके अंदर इसको मापा जाता है। और ये 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं 1000 जूल खर्च की गई है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें वॉट के अंदर निकालना है तो इसको वॉट ही लिखेंगे। वोट लिख दिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे किलोवाट होता तो यहाँ पे घंटा लेते, अगर यहाँ पे वाट होता है यहाँ पे सेकंड, तो यहाँ पे हम सेकंड लेंगे और इसका 2 सेकंड हो गया। तो कितनी वोट हो गया? तो वो हो गया 500 वोट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा 500 वोट ऊर्जा खपत होगी। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यायित करता है? ऑप्शन ए न्यूटन का गति का विषयक तीसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, जड़त्व का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो देखिए दोस्तों कि जैसे कि ये एक ग्लास है, ठीक है, और इस पर यह एक रखा हुआ है कार्ड। ठीक है, यह एक मान लीजिए कि ये एक कार्ड है और इस पर रखा हुआ एक सिक्का है। ठीक है, यदि इस कार्ड को उंगली से धक्का दे दिया जाता है तो ये सिक्का इस ग्लास के अंदर नीचे की ओर गिर जाएगा। तो वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वह सिद्धांत होता है जड़त्व का सिद्धांत, जड़त्व। अब बात करते हैं कि आखिर ये कैसे हो जाता है। तो जड़त्व का मतलब होता है स्थिर रहना, यानी कि कोई वस्तु स्थिति परिवर्तन नहीं करती, वह अपनी जगह स्थिर रहना चाहती है, यानी कि स्थिर रहना, जड़त्व का स्थिर रहना ही जड़त्व होता है। तो हमने तो कार्ड के धक्का लगाया था सिक्के के, नहीं तो इसलिए सिक्का स्थिर रहना चाहता है और सीधा वह ग्लास के अंदर गिर जाता है। इसी को हम न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। न्यूटन का प्रथम
प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, और भी इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे कि कंबल को हम पकड़कर डंडे से पीट लेते हैं। कंबल होता है, कंबल को जैसे कि हम डंडे से पीटते हैं, यानी कंबल के ऊपर हम डंडे से वार करते हैं तो उसमें धूल के कण बाहर निकलते हैं। तो वह भी एक जड़त्व के नियम पर आधारित है। कोई भी मोटर कार है, उसमें बैठे हुए व्यक्ति, यदि कार अचानक रुकती है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह भी एक इसका न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। ठीक है, और बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण में क्या होता है कि कोई भी वस्तु है, यदि उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है तो उस वस्तु का संवेग नियत रहता है, कुल संवेग नियत रहता है। यह संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल, यानी कि न्यूट्रॉनों के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। पहला है ज्वारीय बल, दूसरा है विद्युत स्थैतिक बल, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, चौथा है नाभिकीय बल। अब देखिए दोस्तों कि जैसे कि यह एक किसी परमाणु का नाभिक है। ठीक है, अब इस नाभिक के अंदर आप सभी को पता है कि इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या पाई जाती है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगाता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय बल। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं इसके चारों तरफ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर व दृढ़ बनाता है? कौन सा उत्तक पौधों को कठोर व दृढ़ बनाता है? ऑप्शन है जाइलम, स्क्लेरेना काइमा, कोलिन काइमा और पेरेन काइमा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा स्क्लेरेना काइमा। स्क्लेरेना काइमा पौधों को कठोर व दृढ़ बनाता है। ठीक है, बात करते हैं जाइलम, यानी कि जल को ले जाने का कार्य करता है यह जाइलम। ठीक है, जल को ले जाने का कार्य, ले जाने का कार्य करता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कठोर जो होते हैं, जैसे कि नारियल का बाहरी भाग, नारियल का बाहरी भाग इसका एक स्क्लेरेना काइमा का एक उदाहरण है। ठीक है, कोलिन काइमा क्या होता है? तो कोलिन जो काइमा होते हैं वे पौधों के नए भागों में पाए जाते हैं।
पौधों के नए भागों में पाए जाते हैं। पौधों के नए भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। ये भी लिख लीजिए। तो जाइलम व फ्लोएम संवहन मंडल का निर्माण करते हैं। बंडल, संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। बंडल का निर्माण करते हैं। करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग की क्या विशेषता नहीं है दोस्तों, बताइए। मत्स्य वर्ग में जैसे कि आप सभी बताएं, गलफ्रेड व गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है। ठीक है। हड्डियां होती है मत्स्य वर्ग के अंदर, आप सभी को बताया, अंतकंकाल, हड्डियां और शल्क व बही कंकाल होता है, लेकिन एस्क्यूडोकोलम की उपस्थिति नहीं होती है। ये इसका रॉन्ग आंसर है, ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, तो मत्स्य वर्ग होता है, मत्स्य वर्ग के अंदर जो जीव जंतु है उनका हृदय जो होते हैं, कक्षक, हृदय कक्षक वो होते हैं 2। ठीक है। मत्स्य वर्ग के अंदर। और ये कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय व मृदु जल, मृदु जल में भी पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? यानी कि प्लेसेंटा जो उत्तक है, इसके द्वारा कौन सा काम किया जाता है? मनुष्य में पाया जाता है प्लेसेंटा, तो वह कौन सा कार्य करता है? ऑप्शन है, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना। ठीक है। भ्रूण के सहायक के रूप में कार्य करना, भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यानी कि अपशिष्टों को बाहर निकालना, और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी कि भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है प्लेसेंटा उत्तक। ठीक है दोस्तों। जो भ्रूण है वह 3 प्रकार के माध्यम से पोषण, यानी कि जो पोषण है वह प्राप्त करता है। किन किन माध्यम से? जरायु, लिख लीजिए, जरायु हो गया, एम्पियान हो गया, एमिनियान और अपरा। ये 3 के माध्यम के द्वारा ही पोषण प्राप्त करता है भ्रूण। और भ्रूण का जो बनने का जो स्तर होता है वह 3 होते हैं। स्तर, लिख लीजिए, भ्रूण के बनने का स्तर कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है
एंडोडर्म, दूसरा होता है मीसोडर्म, मीसोडर्म, चौथा होता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म, ठीक है। ये तीन होते हैं, एंडोडर्म, मीसोडर्म और एक्टोडर्म। भ्रूण के बनने के इस तरह ही, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? ऑप्शन है गुर्दा, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस, लैंगरहैंस दीपिका, लैंगरहैंस दीपिका के बीटा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। यदि इंसुलिन में कमी आ जाती है, यहाँ पे लिख लीजिए कि इंसुलिन, इंसुलिन में कमी, इंसुलिन में कमी होती है तो मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है। और यदि ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, बताइए दोस्तों। ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया यदि ज़्यादा हो जाए तो, इंसुलिन यदि ज़्यादा हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है, ठीक है। और जो पित्त वर्णक है वह यकृत से स्रावण होता है, यानी यकृत से निकलता है पित्त वर्णक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन परमाणुओं में कक्षाएं होती है? 3 होती है, 7 होती है, 4 या 5? इसका आंसर क्या होगा? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। इनके अंदर 4 कक्षाएं पाई जाती है, ठीक है। सेलेनियम, सेलेनियम का उपयोग, सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर सेलेनियम का उपयोग किया जाता है। और आर्सेनिक, आर्सेनिक कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप्स में इसको आर्सेनाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आर्सेनाइड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर चिप्स, यानी कि गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है। इस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और जो सोलर सेल है, सोलर सेल के अंदर जर्मेनियम प्लस सीजियम
इन दोनों का उपयोग सोलर सेल के अंदर किया जाता है। तो याद रखिएगा इनकी कक्षाएं परमाणु के अंदर कितनी होती हैं, 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनें। Ag, निकिल, Hg और टंगस्टन। फिर है Ag, टंगस्टन, निकिल और Hg, निकिल, टंगस्टन और Ag, टंगस्टन, Hg और निकिल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यानी कि मरकरी, निकिल, टंगस्टन और सिल्वर। तो ये इसका क्रम है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का होता है। पहले तो देख लीजिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, ये क्या है, अर्थ है, और ये मून है, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि ये 6 kg की कोई वस्तु है इस पर, तो मून पर कितनी होगी, तो मून पर 1/6 होती है, यानी कि 10 kg की होगा वेट। वेट जो होगा, वेट 10 kg का होगा, ठीक है, मून पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1/6। लेकिन नोट करके लिख लीजिए कि द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता है। द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्यक्ति 20 kg के सामान को जमीन से 200 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ये किया गया कार्य एक तरह का स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो गया, एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो गया। तो स्थितिज ऊर्जा का वो फॉर्मूला होता है mgh, यानी कि द्रव्यमान, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और ये हो गया हाइट, ठीक है। तो इसमें हम पुट करेंगे तो द्रव्यमान कितना है 20 kg और 2 मीटर और 10, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण इसका मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो 10 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे हम 2 मीटर जो उठाया, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 400 जूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा जो इसके जलीय विलयन का pH 7 से कम होता है। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा होगा जिसके जलीय विलयन का pH का मान 7 से कम होता है। ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl,
NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो जो इसका राइट आंसर होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इसका जलीय विलयन 7 से कम होता है। ठीक है, तो इसका जलीय विलयन क्या होगा, एक तरह का अम्लीय विलयन होगा। ठीक है, तो 7 से कम होता है वे तो अम्लीय होते हैं, और 7 से अधिक होते हैं वे क्षार होते हैं, और जो 0 होता है वह उदासीन होता है। वो 7 पे होता है ना उदासीन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, नहीं किया जाता। ऑप्शन है कांच, प्लास्टिक, पानी, मिट्टी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मिट्टी। मिट्टी के अंदर मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि जो लेंस होते हैं वह वैसे तो 6 प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के लेंस होते हैं, लेकिन साधारण में हम उत्तल व अवतल दोनों लेंसों का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं या पढ़ते हैं हम। ठीक है, जो लेंस जो होते हैं 2 गोलीय पृष्ठों के मिलने से बनता है। ठीक है, अर्ध पृष्ठों के मिलने से बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धातु के किस गुण के कारण उसके ऊपर पत्थर या फॉइल बनाने में आसानी होती है, यानी कि कौन सा गुण है जिस धातु को की फॉइल बनाते हैं या चद्दर बनाते हैं। ऑप्शन है तन्यता, चालकता, प्रतिध्वन्यतात्मकता और आघातवर्धनीयता। इसको आघात बोलते हैं, आघातवर्धनीयता। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आघातवर्धनीयता। इसमें किसी भी धातु को पीट कर हथौड़ों से मारकर इसको चद्दरों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये एक इसका गुण हो गया आघातवर्धनीयता। ठीक है, तन्यता क्या होती है, तन्यता उसको पिघलाकर तार में बदल दिया जाता है, तो उसकी तन्यता होगी। सबसे ज़्यादा तन्यता किसमें होती है, गोल्ड के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो तन्यता होती है वह गोल्ड के अंदर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है बाएं से दाएं के रूप में। सेंधा नमक, बर्फ, बेंजीन, केरोसिन। बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। केरोसिन, बर्फ, बेंजीन, सेंधा नमक, बेंजीन, केरोसिन और बर्फ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्फ, फिर केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक। अपवर्तक सूचकांक सबसे ज़्यादा हीरे का होता है, हीरा, जिसका 2.42 होता है। ठीक है, क्रांतिक कोण, इसका जो क्रांतिक कोण है, क्रांतिक कोण याद रखिएगा पूछा जाता है 24.4, 24.4 इसका क्रांतिक कोण होता है। कलर में भी याद रखिएगा, कलर में अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम लाल रंग का। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। ठीक है, और बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा।
बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा बैंगनी रंग का होता है अपर्तनांक। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 189 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु संख्या कितनी होगी? तो आपको पता है कि जो परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या जिसे हम Z से डिनोट करते हैं और इसी को हम प्रोटॉन की संख्या भी बोलते हैं, इनकी प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, इनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या एक ही होती है। तो जैसे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान संख्या 298। ठीक है, अब यहाँ से हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेंगे, जो ही परमाणु संख्या होगी तो P इक्वल टू होता है A-N हो जाएगा। और यहाँ पे A का मान दे रखा है 298 और इसमें से न्यूट्रॉनों की जो संख्या दे रखी है हमको 189। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 109। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और याद रखिएगा, ये एक फॉर्मूला है P + N = A, तो जो इसका राइट आंसर होगा 109। ठीक है, 109 परमाणु संख्या होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। उप परमाणु कण नहीं है, किसी परमाणु का उप परमाणु नहीं है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जिनॉन। क्या आंसर होगा इसका? नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा जिनॉन, जिसे हम Xe के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। Xe जिनॉन, जो कि अक्रिय गैस का एक सदस्य है। अक्रिय गैस का एक सदस्य है ये। ठीक है, इसके बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। ठीक है, बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं। बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरे होते हैं जिनॉन के अंदर। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होगा, वेट सर्वाधिक कहाँ पे होगा? जैसे कि आप सभी को पता है कि इस प्रकार से हमारी पृथ्वी होती है, यहाँ पे होता है इसका केंद्र, और जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे हम 0 डिग्री भी कहते हैं। और ये जो है, ये यहाँ पे जो होता है वह ध्रुव होता है। तो वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो वो होता है ध्रुवों पर इसका सबसे अधिक भार होता है वस्तु का। ठीक है, ध्रुवों पर ही G का मान अधिकतम होता है। ये G, इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है,
चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट में 0.6 एम्पियर, ये एम्पियर है धारा को मापने वाला मात्रक, और धारा प्रवाहित इकाई, सॉरी एम्पियर इकाई है होती है, प्रवाहित होती है, तो इसमें प्रभावित आवेश कितना मात्रा होगी। तो देखिए दोस्तों कि जो धारा होती है किसी परिपथ में बहने की, तो वो I इक्वल टू होती है Q/T। ये तो जानते हैं सभी, Q आवेश होता है और T सेकंड के अंदर लिया जाता है, ठीक है। अब हमको दे रखी है धारा, तो हमने लिख दिया 0.6, ठीक है। उसके बाद में Q हमको निकालना है और 6 मिनट दे रखी है, तो सेकंड में बदलेंगे तो इसको 6 × 60 हो गया, ठीक है। अब इसको हम Q यानी कि आवेश निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 × 6 × 60, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा 216 कूलम, ठीक है दोस्तों। 216 कूलम इसके अंदर नहीं दे रखा, इसको नन ऑफ दीज लिख लीजिए, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो जो इसका जो आएगा आंसर वो आएगा 216 कूलम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, यानी कि एक धातु है वो इसमें नहीं लिखी गई है, बता देता हूँ। उस धातु का नाम मैं यहाँ लिख देते हैं, तो उसका नाम है कॉन्स्टेटन, कॉन्स्टेटन उस वस्तु का, उस धातु का नाम है, मिश्रित धातु का नाम है, ठीक है। इसकी जगह लिख लीजिए Mg। तो कॉपर निकिल Mg, निकिल क्रोमियम मैग्नीज आयरन, कॉपर निकिल, कॉपर टाइटेनियम आयरन और क्रोमियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर प्लस निकिल, कॉपर और निकिल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल डेल्टा मेटल, ठीक है। और मोनेल मेटल, एक होता है मोनल, तो इसका जो होगा वो भी Cu प्लस निकिल होगा, ठीक है। और एक और होता है मैग्नीशियम मिश्र धातु, मैग्नीशियम मिश्र धातु, जो एल्यूमिनियम Al प्लस Mg में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मछली के हृदय में कितने कक्षक पाए जाते हैं? कक्षक ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 2।
2 मछली के हृदय के अंदर कक्षक पाए जाते हैं। मछली जो है वह एक मत्स्य वर्ग का एक जीव है। ठीक है, मत्स्य वर्ग का एक जीव है। और याद रख लीजिए उभयचर वर्ग में 3 आते हैं, 3 कक्षक। ठीक है, और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, जैसे कि कॉकरोच पूछा जाता है, ये बार हमेशा कॉकरोच के हृदय में कितने, यानी कि जो हृदय कक्षक होते हैं वो होते हैं 13 कक्षक। 13 कक्ष होते हैं कॉकरोच के में। और केंचुए, ये भी याद रखिएगा। तो केंचुए के अंदर कितने होते हैं, तो केंचुए के अंदर होते हैं 4 कक्ष केंचुए के अंदर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।